Friends, Namaste. I welcome you all to this beautiful platform, starting our journey on YouTube with the important themes of GS Mains to be relevant for future mains aspirants. Friends, आज का थीम है सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता. लेकिन बिफोर वी गो डीप इनटू द टॉपिक ऑफ सेकुलरिज्म, आप एक बार इस चार्ट को देख लो टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर. सिमिलरली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगर आप इन सवालों का जवाब देना जरूरी समझें. नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट नोइंग द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ सेकुलरिज्म. फर्स्ट थिंग वी शुड नोट कि ये जो सेकुलरिज्म एज ए कंसेप्ट है, इसका ओरिजिन वेस्ट में सबसे पहले हुआ. एंड दूसरी चीज, सेकुलरिज्म का ओरिजिन यूरोप में हुए रेनेसा एंड अदर कंसिक्वेंट रिफॉर्म्स के रिजल्ट की वजह से हुआ. दैट इज सेकुलरिज्म इज द रिजल्ट ऑफ रेनेसा एंड अदर कंसिक्वेंट रिफॉर्म्स और चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी ऑफ यूरोप. अब सवाल आता है रेनेसा एंड अदर रिफॉर्म्स जो मैं बात कर रहा हूं और ये सेकुलरिज्म जो है, ये सब कैसे रिलेटेड हैं और कैसे सेकुलरिज्म का ओरिजिन होता है. तो एक ब्रीफ कहानी समझते हैं, विल नॉट गो डीप इनटू द स्टोरी. फ्रेंड्स, 5th to start of 14th century was the period of dark age in Europe. And do you know the reason why? Because यूरोप का इस समय किसी भी एस्पेक्ट में सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. इसका मतलब ये कि यूरोपियन सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में रिलीजन का डोमिनेशन था, जो परलोक और आफ्टर लाइफ जैसी चीज को प्रमोट करे. इट वॉज इंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टिशन. कोई भी चर्च और पादरी को क्वेश्चन नहीं कर सकता था. साइंटिफिक इंक्वायरी और तर्क जैसी चीजों का सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं था. करप्शन इन चर्च वॉज एट इट्स पीक. चर्च का पॉलिटिकल स्फीयर में भी कंप्लीट डोमिनेशन था. चर्च राजा की अथॉरिटी को जस्टिफाई करता था बाय सेइंग किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. धीरे धीरे ये डोमिनेशन और बढ़ता गया और जो भी चर्च के अगेंस्ट बोले या काम करे, चर्च राजा से बोल के उनको मरवा दे. चर्च खुद की आर्मी रखने लगा था. मतलब राज्य कुछ भी करे, इट वॉज प्रायर सैंक्शन बाय रिलीजन, दस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी. ये ब्रीफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जानने के बाद आप खुद बताओ, क्या ऐसे क्लोज सोसाइटी और पॉलिटी जो पूरी तरह डोमिनेटेड था चर्च की बुराइयों से, का सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस संभव था? आपका जवाब होगा नहीं. तो अब आपका सवाल होगा, आगे क्या हुआ, कैसे यूरोपियन सोसाइटी इन सब से बाहर निकल पाया? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि जब ये सब एक तरफ चल रहा था, दैट इज डार्क एज, तो वहीं फ्रॉम 14th सेंचुरी ऑनवर्ड रेनेसा की शुरुआत होने लगता है. अब आपका सवाल होगा, रेनेसा ये क्या चीज है? आसान भाषा में रेनेसा का अर्थ है पुनर्जन्म और रीबर्थ, और इसका संबंध है मेडिवल एज और डार्क एज से मॉडर्न एज में ट्रांजिशन के दौरान यूरोप में हुए बड़े बड़े परिवर्तनों से है, जिसमें इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक्सेट्रा फॉरवर्ड लुकिंग चेंजेस को हम देख सकते हैं. इन रिवॉल्यूशन के बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कंप्रीहेंसिवली पढ़ोगे, बट हियर वी विल डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस रिफॉर्म ऑन द देन यूरोपियन सोसाइटी. सो फ्रेंड्स, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन और रिफॉर्म्स वर मेनी, लाइक रैशनैलिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी, दिस वर्ल्डली और इहलोक में विश्वास, बिलीफ इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सेपरेशन ऑफ पावर एटसेट्रा. एग्जाम्पल के लिए 16th सेंचुरी में कोपरनिकस जियोसेंट्रिक और सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ की धारणा को रेफ्यूट करके हेलियोसेंट्रिक, दैट इज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन को प्रूव किया, गिविंग इंपॉर्टेंस टू साइंटिफिक इंक्वायरी. इसी टाइम में मैकियावेली राज्य व्यवस्था को धर्म के चंगुल से अलग करने में लगा था एंड गेव इंपॉर्टेंस टू राज्य सत्ता एंड सेपरेशन ऑफ पावर. इन सारे रिफॉर्म्स और उनके कंसिक्वेंसेस ने यूरोपियन सोसाइटी के स्टेटस को एज प्रीच्ड बाय चर्च को क्वेश्चन किया, धर्म की सत्ता को क्वेश्चन किया और डार्कनेस में गिरफ्त यूरोपियन सोसाइटी को साइंटिफिक इंक्वायरी, रैशनैलिटी, दिस वर्ल्डली एस्पेक्ट पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया. और जैसे जैसे सोसाइटी में लोगों की सोच और तार्किक
और वैज्ञानिक होने लगी, धीरे धीरे सेकुलर स्टेट की संकल्पना भी बढ़ने लगी। तो अब सवाल आता है, आखिर क्या है सेकुलर स्टेट की संकल्पना और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? तो फ्रेंड, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल और स्पेसिफिक सेंस में और एक ब्रॉडर सेंस में। सेकुलरिज्म इन स्पेसिफिक सेंस एज अंडरस्टूड इन वेस्ट इज द सेपरेशन ऑफ स्टेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम रिलीजन। दैट इज, इन स्पेसिफिक सेंस सेकुलरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जहां राज्य एक तरफ, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ऑफिशियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड रिलीजन दूसरी तरफ, दोनों में ही सेपरेशन होगा, एक प्रकार का दोनों के बीच दीवार होगा। स्टेट न्यूट्रल होगा रिलीजन के मैटर में और अपना अफेयर्स देखेगा, नॉट सपोर्टिंग और अपहोल्डिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, एंड सिमिलरली रिलीजन न्यूट्रल होगा स्टेट के अफेयर्स में। धर्म राज्य के किसी भी डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली राज्य धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नाउ इफ वी डिफाइन सेकुलरिज्म इन ब्रॉडर सेंस, देन हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म एज ए कंसेप्ट emphasize द सेपरेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ सोशल लाइफ, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, फ्रॉम रिलीजन। दैट इज, वृहद अर्थ में एक ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म के इर्रेशनल, अनसाइंटिफिक प्रभाव के एलिमिनेशन पर एम्फेसिस किया जाता है, जिससे एक सेकुलर सोसाइटी, लौकिक समाज, तर्क और साइंस पे बेस्ड सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण किया जा सके, जिसे हम सेकुलराइजेशन भी बोल सकते हैं। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के ओरिजिन का बैकग्राउंड एंड मीनिंग समझने के बाद अब हम यहीं पर देख लेते हैं बैकग्राउंड एंड मीनिंग ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्ट। फ्रेंड्स, इंडिया में सेकुलरिज्म का इवोल्यूशन के लिए बैकग्राउंड वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्ट। एज वी नो, इंडिया वॉज एंड इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, जहां धर्म लोगों के जीवन के लगभग सभी एस्पेक्ट्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑल्सो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिंक्रेटिज्म, मतलब समन्वयवाद, जहां क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम एंड पारसीज आए और यहां की कंपोजिट कल्चर में खुद को एसिमिलेट कर दिया। इसलिए ऐसे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी वाले देश और स्टेट को फ्रीडम के टाइम पे धर्म और रिलीजन से सख्ती से अलग करना संभव नहीं होता, और अगर किया जाता तो इसके बहुत से दुष्परिणाम झेलने पड़ते। तो क्या है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, इन इंडिया ए नोवेल फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज अडॉप्टेड वेयर इन स्टेट इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन provides equal respect to all religion and maintains a balanced interference in all relation। इसका मतलब है भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक नया रूप अपनाया जाता है, जिसमें राज्य सभी धर्मों और रिलीजन से डिस्टेंस बनाए रखने के बजाय सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच कोई भेदभाव न करने से है। इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड extends equal support and opportunities to all religion, that is सर्वधर्म समभाव। Also, धार्मिक मामलों में राज्य का पॉजिटिव इंटरफेरेंस प्रोहिबिटेड नहीं है और राज्य कानूनी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से तय किए गए मापदंडों के भीतर रहकर हस्तक्षेप कर सकते हैं और अक्सर करते भी हैं। आगे हम उनको देखेंगे। इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ स्टेट फॉर स्टेट अफेयर्स एंड रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस अफेयर। अगर वेस्टर्न कंट्री होता तो दोनों के बीच में दीवार होता, बट इन केस ऑफ इंडिया स्टेट इस रिलीजियस अफेयर्स में एंट्री मार सकता है टू गिव प्रोग्रेसिव वॉइस टू वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, टू प्रमोट सोशल जस्टिस, टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसी को हम प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल कहते हैं। दैट इज, स्टेट जरूरी पड़ने पर, डिस्टेंस तो है दोनों में, बट जरूरी पड़ने पर, लाइक इन केस ऑफ इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और एन इंट्रा रिलीजियस इशू, इंटरफेयर करके रिफॉर्म ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक, विमेन एंट्री, अनटचेबिलिटी के से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म रहे हैं। अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता दोनों के बीच तो क्या यह पॉसिबल था रिफॉर्म लाना? आंसर होगा नहीं। सो प्रिंसिपल डिस्टेंस एंड सर्वधर्म संभाव
that is giving equal importance and extending equal support and opportunities to all religion are the core feature of Indian secularism. हमेशा इस बात को ध्यान रखना. इंडियन सेकुलरिज्म को समझने के बाद क्या आपको लगता है द ट्राइस्ट ऑफ इंडियन विद सेकुलरिज्म इज न्यू? योर आंसर विल बी नो. क्योंकि इफ वी गो इनटू द हिस्ट्री वी कैन क्लियरली सी Ashoka about 2200 years ago and Harsha about 1400 years ago accepted and patronized different religion, showcasing the element of Sarv Dharm Sambhav and principal distance. For example, in his 12th rock edicts, Ashoka made an appeal not only for the toleration of all religious sects but also to develop a spirit of great respect toward them. वह यह घोषणा करने वाला पहला सम्राट था कि राज किसी भी धार्मिक संप्रदाय को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा. सिमिलरली ड्यूरिंग द मेडिवल एज वी कैन सी दैट अकबर हैड नंबर ऑफ हिंदूज एज हिज मिनिस्टर्स. उसने बहुत सारे फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म्स लाए, लाइक फोर्स कन्वर्जन पर रोक लगाई, जजिया कर को समाप्त कर दिया. ऑल्सो ही क्रिएटेड द रिलीजन दीन ए इलाही और द डिवाइन फेथ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग थे. He sponsored religious debates in the Ibadat Khana among theologians from Brahmins, Jains and Zoroastrians. But this tradition of Sarv Dharm Sambhav and principal distance was not impressed by later Mughals, particularly Aurangzeb, because he reverted to mix religion and politics and treated Islam as the primary state religion, destruction of temples and reimposed religion-based discriminatory jizya tax. After Aurangzeb, friends, India came into the control of East India Company and the British Raj, जिन्होंने धर्म और पॉलिटिक्स को मिक्स करके भारत को डिवाइड एंड रूल किया. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश पार्टीशनड बंगाल इन 1905 along religious lines. Similarly, we can see the Morley-Minto reforms or Indian Council Act of 1909 provide separate electorate to Muslims, justifying the demands of Muslim League, which was later extended to Sikhs, Indian, Christians, Anglo-Indians. यह सब धर्म और पॉलिटिक्स को मिक्स करके किया गया ब्रिटिश राज्य का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, thus against the core feature of Indian secularism. Similarly, Ramsay MacDonald Communal Award of 1932 provided for separate electorates as well as reservation of seats for minorities, even for the depressed classes. Therefore, using religion as a state's policy का दुष्परिणाम ये रहा कि भारत जैसे विशाल देश को एक छोटे से देश ने वर्षों तक गुलाम बना के रखा. नाउ इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बेसिक मीनिंग को समझने के बाद वी विल कंपेयर द फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट कंपैरिजन इज फ्रेंड्स कि वेस्ट की हिस्टोरिकल लेगेसी और बैकग्राउंड कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट पर बल दिया गया. वहीं इंडियाज हिस्ट्री हैज लेड टू ए डिफरेंट आउटकम एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जहां इक्वल एंड न्यूट्रल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन और सर्वधर्म संभाव पर बल दिया जाता है. एग्जाम्पल, हज सब्सिडी फॉर मुस्लिम अगर दिया गया तो चार धाम परियोजना हिंदुओं के लिए दिया गया, करतारपुर यात्रा सिख्स के लिए प्रोवाइड किया गया. तो हियर वी कैन क्लियरली सी, एक तरफ जहां वेस्ट धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है, वहीं भारत पंथ निरपेक्षता पर बल देता है. बिकॉज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द मेंशन ऑफ पंथ निरपेक्षता, नॉट धर्मनिरपेक्षता. वेट, आप सोच रहे होंगे अब ये क्या चीज है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों अलग अलग चीज है क्या? तो उत्तर है हाँ, थोड़ा बहुत. धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से ही राज्य निरपेक्ष और न्यूट्रल और डिस्टेंस्ड है. एग्जाम्पल, फ्रांस, मतलब धर्म और राज्य का कोई आपसी लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है. वहीं इन केस ऑफ इंडिया, राज्य धर्म से निरपेक्ष और डिस्टेंस नहीं बल्कि पंथों, संप्रदायों, मजहबों के अंतर से निरपेक्ष और डिस्टेंस है. साथ में ही राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन धर्मनिरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष. यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दिस. आई थिंक सेकेंड कंपेरिजन इज, पश्चिम मॉडल में राज्य धर्म के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि धर्म और रिलीजन इज वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ.
उदाहरण के लिए यदि कोई धर्म महिला को पुजारी बनने की अनुमति नहीं देता है तो राज्य इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। दिस मॉडल लीव्स नो स्कोप फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स। दूसरी ओर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म में पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकता है और सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट हैज इंटरवीन्ड बाय इन्फोर्सिंग लेजिस्लेशन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, डाउरी, child marriage, bird sacrifices, preventing Dalits from entering temples. You can see these two diagrams to understand it better. In the Western secularism, especially, ये थर्ड कंपैरिजन है, इन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म स्पेशली फ्रांस में पूजा स्थलों को छोड़कर धर्म के खुले प्रदर्शन और पब्लिक स्पेस में धर्म के ओपन डिस्प्ले पर रोक होता है। इसलिए हम देखते हैं फ्रांस में हिजाब बैन, बुर्कनी बैन। धर्म पूरी तरह से प्राइवेट लाइफ तक सीमित है, पब्लिक लाइफ में इसका कोई स्थान नहीं है। बट हियर इन इंडिया वन कैन प्रोफेस हिज और हर रिलीजन एनीवेयर एंड इन एनी फॉर्म। टीका लगाओ या टोपी, मुहर्रम मनाओ या गणपति, कोई मनाही नहीं है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, एज आर्टिकल 25 गिव्स फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। फोर्थ कंपैरिजन इज, पश्चिम मॉडल के अनुसार राज्य धार्मिक समुदाय और रिलीजियस कम्युनिटीज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे सकता, लेकिन भारत में अनुच्छेद 30 के तहत राज्य सभी माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हों अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें राज्य से सहायता भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी देख सकते हैं कि मदरसों में जो मिड डे मील का प्रोविजन है। फिफ्थ कंपैरिजन इज, इन वेस्ट बिकॉज ऑफ ए फेयरली होमोजीनियस क्रिश्चियन स्टेट द फोकस इज मोर ऑन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब ऐसी परिस्थितियां जहां एक समुदाय अपने ही लोगों पर हावी होता है। एज ए रिजल्ट, इशूज ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वेलिटी एंड देयरफॉर माइनॉरिटी राइट और कम्युनिटी बेस्ड राइट आर ऑफन नेग्लेक्टेड। उदाहरण के लिए फ्रांस में हाल ही में हिजाब और बुर्किनी बैन ने माइनॉरिटीज में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास इन कानूनों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए विशेष अधिकार नहीं है, उनके पास लिमिटेड रिलीजियस राइट्स है। बट इन इंडिया फोकस इज बोथ ऑन इंट्रा रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज नॉट होमोजीनियस ना, rather it is multi-religious. Few example of inter-religious conflicts where one religion killed and suppressed other religion are 1984 का सिख राइट्स, 2004 का गोधरा राइट्स और मॉब लिंचिंग जैसे इश्यूज। Similarly, we have many example of intra-religious issues like child marriage, caste domination, discrimination against women, etc., etc. Therefore, Indian secularism gives protection against both inter-religious and intra-religious domination. For example, banning of untouchability under Article 17, Triple Talaq Bill, law against mob lynching, women entry in the temple, etc., etc. Sixth comparison is, in West, the role of religious body is meager in politics. But in India, religious groups could persuade their followers and control the ballot box. That's why we can see during election सभी political party religion का सहारा लेने लगती हैं to polarize the votes. Similarly, religious group could also influence the government in power in policy making. Sahabano case is an example where appeasement of radical and orthodox Muslim group by the passage of Muslim Women's Divorce Act was seen. इन साहबानों केस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन को सेम मेंटेनेंस देने की बात कही थी जैसा हिंदू डाइवोर्स्ड वुमेन को मिलता है, बट ड्यू टू प्रेशर ऑफ मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप उस टाइम के राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस केस के अगेंस्ट में 20 बिल पास करते हुए साहबानों के लाइफ टाइम मेंटेनेंस राइट पर रोक लगा दी थी. So friends, that's all for the comparison of features of Indian and Western secularism. We'll discuss other aspects of secularism in part 2. Till then, bye bye.